Today I'm starting with the very first concept, that is reading comprehension. We have already done reading comprehension in our 12th standard, 11th standard, 10th standard, means we have been doing them for the past so many years. तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं we pretty well know what is reading comprehension. But now हम लोग अब जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, tomorrow you want to give for SSC, you want to give for UPSC, you want to give for banking, you want to give for CAT, MAT, anywhere, वहां हम किस बेस को लेकर चलते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. Yesterday I told you that in our reading comprehension, जो हमारा reading comprehension रहेगा उसके अंदर we have different kinds of passages. मतलब we will be having one passage which would be based on some literature. अब ये जो literature है, it doesn't mean that it is your book. It can be and it cannot be. There are some questions which have been from the NCERT book also, but वो जरूरी नहीं है, वो किसी भी बुक से हो सकता है. Then we have the narrative, यानी कि जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है, नरेट किया जा रहा है. एंड द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्टिव, यानी कि डिस्क्राइब किया जा रहा है अबाउट एनी event, about any change, about any data, anything. So these are three different kinds of comprehension unseen passages जो आपके पेपर में आएंगे. बट एक चीज आप लोगों को जो है डरने की बात नहीं है, और वो ये है that it would not be very long. जैसे हमारे 10th स्टैंडर्ड में, 12th में we used to have a passage which was very very long, but अब अभी हमारा ऐसा नहीं है. अभी हमारा जो है it is going to be short. But हम लोग प्रैक्टिस तो we will be starting with the one, बहुत लॉन्ग तो नहीं होगा बट प्रैक्टिस होगा, एमसीक्यूज होंगे. तो what will be the things that we need to tell? तो जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस वुड बी द फैक्चुअल पैसेज. फैक्चुअल पैसेज का मतलब क्या है? दे आर बेस्ड अपॉन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. किसी एक टॉपिक, किसी एक सब्जेक्ट को वो लेगा, और यहां आपके पास जो इंफॉर्मेशन होगा दिस विल बी डायरेक्ट, यानी कि आपको तोड़ मोड़ के नहीं है. यानी आप कह सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव पैसेज अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी इजी. दैट इज गोइंग टू बी इजी. इन अनदर वर्ड वी कैन से कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज करेंगे तो वो आसान होगा. नेचुरल है कि तीनों करने हैं, तो डिस्क्रिप्टिव पैसेज हमारे लिए आसान रहेगा. द रीजन इज कि it is going to be direct, straightforward questions आपके पास होंगे. Then it may be about an event, it may be about a new finding, scientific findings. Then हमारा second है narrative passages. अब जो ये narrative passages हैं बच्चा, this is you can say इसका जो level है थोड़ा बढ़ जाएगा. This will be easy से moderate में जाएगा. The second passage which we would be having is moderate. ये जो passages हैं they are about the opinions. अब आपको पता है जब opinions को हम लोगों को find करना पड़ता है तो there would be argument. इसके अंदर आपके जो है arguments होंगे. There would be debate, explanation. Then you would be having the cause to effect relationship. यानी कि ये जो पैसेजेस होंगे ये आपका डिफाइन करेंगे किसी भी इवेंट, किसी भी कैरेक्टर, किसी के बारे में, लेकिन उसमें अपने ओपिनियन को डालना.
उसमें आर्ग्यूमेंट्स को पुट फोर्थ करना. It may be about the reasons. ऐसा क्यों हुआ, ये था और ऐसा हुआ. अब नेचुरल है कि when we are analyzing anything, हम जब किसी भी चीज को एनालाइज करते हैं तो होता क्या है कि मेरा ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग में बी समथिंग एल्स एंड आपका ओपिनियन में बी समथिंग एल्स. तो हमें ऐसे पैसेजेस में, अब इसमें तो जो फर्स्ट वाला था उसमें तो इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, यू विल नॉट बी फीलिंग एनी प्रॉब्लम. बट व्हेन इट कम्स टू द नरेटिव मॉडरेट पैसेज, वहां पर यू हैव टू फाइंड व्हाट द ऑथर wants to convey. इसमें आपके वो क्वेश्चंस, आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे. व्हाट डज द ऑथर नॉट वांट टू से, अगर ऐसा हुआ तो व्हाट विल बी द इफेक्ट. ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं यू विल बी फाइंडिंग आउट देयर. एंड थर्ड इज अबाउट समथिंग which is literary, means फिक्शन और नॉन फिक्शन, यानी कि कहानियां, आपके लिटरेचर बुक, बायोग्राफी, पोएम्स, ड्रामास, एनीथिंग, उनमें से जो आपके क्वेश्चंस हैं दैट वुड बी देयर. यानी कि दिस माइट बी अबाउट द सोसाइटी एट दैट टाइम जब उसे लिखा गया है. दिस मे बी अबाउट द पर्सन, द लिटरेचर वैल्यू. इसका मैं एक आपको वो बताती हूँ. जब हम लोग, जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश ऑनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल कैटेगरी. जब हम इंग्लिश ऑनर्स के बारे में बात करते हैं तो इन द इंग्लिश ऑनर्स व्हाट वी हैव इज, वी हैव अराउंड 22 novels. वी हैव अराउंड 22 novels. तो हम इन नॉवेल्स में क्या करते हैं? अब आप ये सोचो कि 3 साल में अगर आप 22 नॉवल पढ़ रहे हो, आपके होते हैं कॉन्टेम्पररी, मतलब जो करंट, देन आपके होते हैं यूरोपियन, देन आपके होते हैं, तो ये जो मतलब कि लिटरेचर होता है, उसे उस वक्त जिसने लिखा है क्या सोच के लिखा था. तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दे वुड बी पर्टेनिंग टू द स्टाइल ऑफ राइटिंग. मैं जो यहां समझाने की कोशिश कर रही हूं, स्टाइल ऑफ राइटिंग, उसके अंदर आपके पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, आपके ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपके उनमें ऐसे आ सकते. सो दिस मीन्स यू आर हैविंग 3 kinds of passages. पहला पैसेज आपका होगा which would be descriptive, which we can say that it would be in one way easy. सेकेंड आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में आएगा नरेटिव, जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होगा. एंड द थर्ड वन वुड बी अ लिटरेरी, यानी कि बेस्ड ऑन सम लिटरेचर, पोएम, ड्रामा, स्टोरी, उससे रिलेटेड होगा. which would be again you can say the difficulty level would be there, because उसके अंदर आपको वोकैबुलरी हो गया, वो भी ढूंढना पड़ेगा. उसके अंदर आपके जो है उस वक्त का ओपिनियन को आपका लेना पड़ेगा. तो these will be the 3 kind of reading passages that you all are going to have in your exams, right? So this is the very first portion. अब how to solve. अब हमारा आता है कि व्हाट आर द टिप्स और द ट्रिक्स की मैम हमें सॉल्व करना है. CUCT बैच, रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड में हमारा था मार्क्स. हमारा जो गोल था वो था मार्क्स हमें चाहिए. इन CUET स्कोर के साथ यू ऑल्सो रिक्वायर यूर स्पीड. अगर आपने सोचो कि 3 पैसेजेस हैं, उन्हें आप तब आप कहते थे मैम हम 45 मिनट्स ले रहे हैं 2 पैसेज को पढ़ने में. मीन्स हम लोग जो डिवाइड करते हैं 3 आवर्स को, तो वी डिवाइडेड रीडिंग, पैसेज, राइटिंग एंड लिटरेचर, राइट? उसमें हमारे पास होते थे 3 घंटे. अब हमारे पास है 50 क्वेश्चन, जिसमें से 40 हमें अटेम्प्ट करना है. एंड इसमें हमारे पास 3 रीडिंग पैसेजेस हैं विच आर गोइंग टू बी कंपल्सरी. तो हमें कितना टाइम लेना चाहिए?
तो टाइम मैनेजमेंट प्लस स्कोर मैनेजमेंट, बोथ आर अवर गोल्स। तो जो सबसे पहला आप लोग करोगे, जैसे ही हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट। आपको इसे अंडरस्टैंड भी करना है, आपको इसे इम्प्लीमेंट भी करना है। 1 सेकेंड। The very first point what you need to do is, आपको you should not read any passage in one go. Read हो गया मैम? No. You need to read the passage with intelligent reading. I repeat, you need to read the passage with intelligent reading. Now what is the meaning of intelligent reading? अब मैम मतलब इसका मतलब होता है fast as well as concentrate। मतलब पढ़ना है, समझना भी है। ऐसा नहीं है लिखा हुआ है कि आपके पैसेज में लिखा हुआ देयर वाज अ मतलब कि देयर वाज एन ओल्ड मैन करके आपने 3 क्वेश्चंस पढ़ लिए, हो गया। नो, यू नीड टू बी फास्ट एज वेल एज यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं आपके पास में, आपको एक पैसेज के लिए मतलब अकॉर्डिंग टू द लेंथ यू शुड टेक अकॉर्डिंग टू 4 to 10 minutes when we are starting. This is not for your CUET exam, it is for the starting. अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए है। आपको 4 से लेके, अब मैंने आपको बताया इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, 3 kinds of passages are there. So depending on कि which kind of passage is there, easy है तो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बट डिफिकल्ट है तो आपको 6 मिनट लगना चाहिए। आपको उसके शब्दों को यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहला आपने कर दिया। अब पहले पैसेज को पढ़ा आपने, ये मैंने आपको 12th में भी सिखाया था। द सेम इज नाउ लुक एट द क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को देखना है, आपको क्वेश्चंस को देखना है एंड यू शुड गिव स्पेशल अटेंशन टू द कीवर्ड्स। अब क्या है कीवर्ड्स, मैं आपको बताती हूँ। आपके क्वेश्चंस होते हैं व्हाट, when, why, how, right? What का मतलब हो जाता है the passage is talking about, the question is talking about some concrete आपका जो main idea है। and when का मतलब है it is talking about the period, it is talking about the time। why जो मैंने आपको बताया नरेटिव पैसेज है, ऐसा क्यों हुआ, cause and effective theory, and how it can be there in any of the passage। तो आपको ये जो की वर्ड्स हैं उनको देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कंफ्यूज करने के लिए आपको जो की वर्ड्स हैं उन्हें यूज किया जाता है। तो यू शुड ऑलवेज, और जरूरी नहीं है दैट द करेक्ट आंसर मे और मे मतलब कि इट मे बी इन द सेम वर्ड्स। तो आपको उसे समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज। बच्चा, एक चीज मैं हर बच्चे को बोलती हूं दैट इंस्टेड ऑफ आंसर्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आंसर्स आर ऑलवेज देयर बट क्वेश्चंस को समझना मुश्किल हो जाता है। if you know the question whether it is a cause effect or it is a general question, you are able to answer। अब there might be कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके डायरेक्ट आंसर्स आपको मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली इन द डिस्क्रिप्टिव
you will be having the direct answers. So you might be easily finding out the answer. और आप कहोगे मैम ये वाला passage तो बहुत easy था. It was very easy, ma'am. So you might be having this, but there might be a question जहां आपका difficulty level जो है, it might be there. You may not find the answer in the very first go. पहली बार में ही आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, तो आपको सेकेंड टाइम रीड करना है. एंड इसके लिए टिप क्या है पता है? आपको पूरा पैसेज रीड नहीं करना. आपको जब समझ आ रहा है ये जो क्वेश्चन है, दिस इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड, आप उसको रीड करिए. आप उसको रीड करिए, बिकॉज सर्टेन टाइम्स देयर माइट बी अ हिडन मीनिंग. देयर माइट बी अ हिडन मीनिंग. समटाइम्स द आपके पास होते हैं 4 ऑप्शंस होते हैं, और आपको लगता है कि चारों ऑप्शंस मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, चारों ऑप्शंस ठीक है. देन मतलब मैं आपको बात कर रही हूं, से इट इज अ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी, और आपको लग रहा है इसमें चारों बिल्कुल ठीक है, बट मतलब मान लीजिए देयर इज सम वर्ड जिसका मीनिंग लिखा हुआ है. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट जो आपके 4 वर्ड्स दिए हैं, उन चारों को उस जगह पे लगा के देखो, और ये देखो कि वो जो आपको ऑप्शन दिया है वो वर्ड उस मीनिंग को कन्वे कर रहा है. कई बार मीनिंग सेम होते हैं लेकिन उसका यूसेज अलग होता है. मैंने दिस आई हैव यूज्ड मेनी अ टाइम्स इन माय लर्निंग. मैंने जब भी टीच किया है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड वोरेशियस. देयर इज अ वर्ड कॉल्ड वोरेशियस. नाउ वोरेशियस का जो मीनिंग है, लिटरेरी मीनिंग जो है, वो होता है ग्रीडी. मतलब अगर आप एक डिक्शनरी खोलोगे तो आपको वोरेशियस का मीनिंग लिखेगा ग्रीडी. ठीक है? तो नाउ इफ आई एम सेइंग दैट I have written 2 words. Asmit is a voracious person. Asmit is a voracious reader. Kindly pay attention to this particular trick. इस वाले पे बहुत ज्यादा देखिएगा. Asmit is a voracious person. Asmit is a voracious reader. Right? I have used the same word which is called as voracious. मैंने वही वर्ड यूज किया है जिसको हम बोलते हैं voracious. एंड एज आई सेड दैट voracious का डिक्शनरी मीनिंग है ग्रीडी. ठीक है? अब अगर हम इस वाले में लगा रहे हैं अस्मित इज अ voracious पर्सन, तो इसका मीनिंग बन जाता है अस्मित जो है वो एक लालची इंसान है. यानी कि दिस इज अ नेगेटिव आंसर. ये नेगेटिव है. ग्रीडी पर्सन मतलब नेगेटिव. वेरस अगर मैं इस वाले को लेती हूं, अस्मित इज अ वोरेशियस रीडर, तो वोरेशियस रीडर का मतलब होता है पैशनेट रीडर. जिसको पढ़ने का बहुत शौक होता है उसको हम बोलते हैं वोरेशियस रीडर. तो यहां पर द मीनिंग इज नॉट ग्रीडी. यहां पर द मीनिंग इज एक्चुअली हिडन मीनिंग इज वोरेशियस का हिडन मीनिंग है पैशनेट. यानी कि यहां पर अब आपके पास 4 दिए हुए ऑप्शन, तो आपको ये देखना कि इस सेंटेंस में जब उस वर्ड को हमने लगाया तो क्या वो उसी मीनिंग को कन्वे कर रहा है. यहां
voracious person ने negative statement कर दिया, whereas voracious reader is a positive quality, passionate reader. ये आपको जो है एक रीडिंग पैसेज के अंदर ध्यान रखना है। एंड दिस, ये जो मैंने अभी बताया ना, दिस टिप इज नॉट ओनली फॉर योर रीडिंग पैसेज, दिस इज फॉर योर वोकैबुलरी ऑल्सो। मतलब जब हम करेंगे वो एक अलग बात है, बट इवन while you are finding out the right meaning, आपको जब वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें ऐसा ही होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो एक वर्ड को हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड है हार्ड। हार्ड मतलब कि सख्त, हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। लेट अस से अगर मैं कहती हूं श्याम इज अ हार्ड वर्कर एंड श्याम दोनों में हार्ड है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिस इज योर नेगेटिव स्टेटमेंट। श्याम इज अ हार्ड वर्कर इज, यहां हार्ड इज बहुत मेहनती, एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है कभी कभार। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस पर, ऐसे वर्ड्स पर हमेशा ध्यान देना है जिसके डबल मीनिंग्स होते हैं, या फिर द वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट मीनिंग्स। तो जब आप रीडिंग पैसेज को करोगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस आ गए, आपके पास ऐसे चॉइस आ गए, लाइक आई हैव गिवन, यहाँ पर मैंने दो चॉइस दी है, तो फाइन, पहले क्वेश्चन में देखिए, पैसेज में देखिए वो पैसेज क्या कन्वे कर रहा है, वेदर इट इज कन्वेइंग समथिंग इन पॉजिटिव, समथिंग और इन नेगेटिव। फिर आपके पास जो ऑप्शंस है उनमें देखिए, एंड देन आपको अपने ऑप्शंस पर टिक करना है। सो यू शुड नॉट बी इन हरी while you are attempting, at least for the first few days, जब तक आप लोग इसमें बिल्कुल मास्टरी नहीं हो जाते हो, जल्दबाजी नहीं करोगे। then you may be having, मतलब कि certain times, ये मैंने आपको अपने BST में भी बताया हुआ है, in English also, play KBC with yourselves, means KBC में एक ऑप्शन आता है 50-50। दो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो सकते हैं, दो ऑप्शंस बिल्कुल सही हो सकते हैं, और आपको अगर लग रहा है दो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं, उनको बिल्कुल हटा दो, और फिर जो बाकी दो हैं उन पर ध्यान करो, whether they are fitting. Sometimes you may be having the words like all of these, none of these. अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा दिया है तो सबसे पहले ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन को लगा के देखो कि सारे ऑप्शंस कहीं ठीक तो नहीं। एक एक ऑप्शन पर ध्यान करने की जगह सीधे ऑल ऑफ दीज पर आ जाओ, एंड देन आपको समझ आएगा कि यस ऑल द ऑप्शंस। क्योंकि अगर आप पहला ऑप्शन पढ़ोगे, ओके ये भी ठीक है, दूसरा ऑप्शन पढ़ा ये भी ठीक है, तीसरा ऑप्शन पढ़ा ये भी ठीक है, फिर आपने नीचे लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज, उसकी जगह सीधा ऑल ऑफ दीज का पहले ऑप्शन से। तो दिस वे आपके पास जो है, जो मोस्ट आपका कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जो सबसे ज्यादा आपको समझ में है, उसको आपने करना है। So this way you need to guess, you need to what you say that do. कई बार आपको बिल्कुल लगता है कि you are not understanding, आपको समझ ही नहीं आया। Till your schools you did not have any negative marking, right? You did not have any negative marking, but in your entrance exams you are going to have negative marking. आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे, मतलब +1 -0.25। तो आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ के आ जाओ, मीन्स आपको लग रहा है,
So either leave that question for some time, then move towards without wasting the time and come back. Or अगर आपको लगता नो दिस आई कैन नॉट अटेम्प्ट, लीव कर दो. 0 is better than -25. Remember, 0 is better than -25. 0.25 आपका होगा, और अगर 4.25 हुए तो 1 मार्क्स कट गए. अगर 4 आपके मतलब कि 0.25 हुआ तो 1 मार्क्स आपके कट गए. सो दैट इज, इट इज बेटर दैट गेटिंग अ 0. 0 से क्या होगा, ना प्लस होगा ना माइनस होगा. एटलीस्ट यू आर सेफ. So this is one of the very अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो for your other domain subjects, this particular tip will be told by every teacher. Leave those questions which you feel no, I am not going to attempt, I am not able to comprehend. छोड़ दो, because 0 is better than -0.25. क्योंकि 4 questions हुए तो 1 मार्क्स आपके गए. एंड ये जो हमारा नेगेटिव मार्किंग है, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. अभी हमारा CUET में इट इज 0.25. सो दिस इज हाउ वी कैन आंसर. देन आपका वोकैबुलरी क्वेश्चंस में पहली बार जब आप गुड रीडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको जो है पहली बार जब आप पढ़ रहे हो 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ले रहे हो, आपको कुछ वर्ड्स आपको समझ आएंगे कि दे आर देयर. Specifically the words which are adjectives, adverbs, phrases. ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द वोकैबुलरी. ये वोकैबुलरी को बेस करके बनाया जाता है. तो जब आप पढ़ रहे हो तो उन वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान करो, मतलब उनको समझने की, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो. नाउ सी, नन ऑफ अस is a chalta firta dictionary. No one is an encyclopedia because every fact is added over the period. हम जब छोटे थे तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे को थे ही नहीं. टुडे दे आर पार्ट ऑफ अवर डिक्शनरी. चाहे वो कॉलिंस का ले लो, चाहे आप किसी और का ले लो, दे आर पार्ट ऑफ द डिक्शनरी. सो the best way to comprehend a meaning is to read that sentence twice and try to find what is it is going to tell you. नेक्स्ट इज आपके फर्स्ट जो आपका लाइन होता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज. That is actually the one which will convey the entire, आप कह सकते हो, मेन आइडिया. और अगर आपको वो जो पहला पैसेज का जो पहला मतलब जो पहली वो है, अगर आपको वो समझ आ गया है तो देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर पैसेज. जो पहला, इवन दो पहले पैसेज पहले लाइन में हो सकता कुछ भी ना लिखा हुआ हो. इट माइट बी ओनली लास्ट समर आई हैड गॉन टू, सिर्फ इतना ही लिखा हो, लास्ट समर आई हैड गॉन टू. और आपको लग रहा होगा लास्ट समर आई हैड गॉन टू में क्या क्या खासियत है, नथिंग इज देयर, इसमें तो कुछ है ही नहीं. बट वो जो लास्ट समर आई हैड गॉन टू करके जो लिखा हुआ है ना, दैट माइट बी एक्चुअली टेलिंग यू कि एक्चुअल में लास्ट समर हुआ क्या था, लास्ट समर हुआ क्या था. तो उस पर आपने ध्यान कर. So this is how we go. See, the next is when we are reading the passage we have already done. हमारा जो passage होता है that is divided into body. Starting intro होता हमारा, फिर body होती हमारी, फिर conclusion होता है. There is always a logic, there is always a 1 2 3 4 5 6 chronology. इस पर आपको हमेशा जो है ध्यान देना है. यू नीड टू एलिमिनेट, ये सब मैं आपको बता चुकी हूं, ऑल नेवर. दिस इज हाउ यू डू इट. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन पैसेज विद यू. I'm sharing it on the WhatsApp group also. I'm sharing it on the screen also. 11:5.
मैं 11:06 तक इफ आई एम कन्वेइंग, तो आपको 4 मिनट में दे रही हूं टू रीड द पैसेज, टू रीड द पैसेज, और 4 मिनट आप लोगे ताकि आपको आराम से वो पैसेज जो है वो समझ आ रहा है. आई एम शेयरिंग इट ऑन योर व्हाट्सएप ऑल्सो एंड आई एम शेयरिंग इट हियर ऑल्सो. देन हम लोग क्या करेंगे फॉर टुडे, वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस. उसमें जो 5 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, हम उनको करेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड कि अभी तो जो मैं स्टार्ट करूंगी, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी वन. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, बट you have to understand how we are going to do it. I have shared it here. I'm sharing it on your WhatsApp also. Yes. The answer to second one, which of the following statements is true about the context? And the answer is Daniel and narrator had many things in common. Right. D part. Third, which of the following days is celebrated with fireworks in context of the passage? Okay, very nice, Molika, Kashish. मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट सही चल रहा है. ओके, दीपाली. इट इज ए पार्ट, इंडिपेंडेंस डे, जिसमें पटाखे आपके जलाए जाते हैं. Which of the following words describe the friends in context of the passage? Okay, Jasmeet. Oh, good. Good. चूज, अभी जो आपको ऊपर मैंने बताया था, द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ टू फिल इन द ब्लैंक्स. up to the beginning of 70 concerts had dash more demonstrations than fully fledged musical. अब बच्चा देखिए इस वाले चार्ज में क्या करना आपको, जब ऐसे क्वेश्चंस आ गए एंड यू फील दैट मैम दिस इज बिट ट्रिकी, क्योंकि प्रिवेंटेड, रिजम्बल्ड, कोइंसाइडेड, डुप्लीकेटेड, चारों इसमें लग सकते हैं. You need to understand यहाँ पर it is something like comparison, more than, more demonstration than. उन्नीस सौ सत्तर तक कंसर्ट्स जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन जैसे, फुली फ्लैश म्यूजिक इवेंट जैसे नहीं. तो अगर हम लगाते हैं प्रिवेंटेड, नाउ आई एम कमिंग टू द सेम जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाया था. प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड मोर डेमोन्स्ट्रेशंस कैन नॉट बी देयर.
Let us come to coincided. Coincided मतलब उसके साथ में टकराना. Coincide, coincidence बोलते हैं ना. It is also not there. Now duplicated and resembled हमारे पास दो words बच गए. Duplicated more demonstrations and resembled more demonstrations. अब resemble जो है वो कहीं ना कहीं हमें मीनिंग बता रहा है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन जैसा लगता था, म्यूजिकल इवेंट कम लगता था. So that is why the answer will be resembled. When you are there, तो आप ऐसे दो क्वेश्चंस को दो को हटाइए, फिर आप लगा के देखिए. The second line in the second, the line in the second last paragraph shows cause and effect. Okay. Okay. You have to focus on this word. आपको क्या फोकस करना है? इस पर फोकस करना. B part. How? Let us now come. Daniel's friendly nature cannot be there. Losing her wealth is not there because the entire passage is talking about friendship. तो इसका मतलब ये दोनों तो है ही नहीं. अब आ गया दो. यहाँ पे लिखा just like our moms and be best friends. अब यहाँ पर the passage is not conveying about the family. It is more about friendship. So that is why it comes to B part. Next is correct. As I told you, you will be having the questions which will be based on vocabulary also. Correct the given by replacing the underlined word with correct option. और ये वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपके आगे. और मैंने जब ग्रुप बनाया था ना, तो ऐसे बड़े सारे आपको वो मैंने भेजे थे, where you are using the conjunctions and prepositions above, inside, into, along. Then we felt like we need a fresh up a little, so we went over the river. Okay. Right. I'll not be waiting much time since I want the time management also to be there. Now went above, go inside, दोनों sorry, went above तो हो नहीं सकता. above का मतलब हो जाता उसके भी ऊपर. No होगा नहीं. Go inside. Then we felt like we needed to fresh up, so we go inside. हो नहीं सकता. We go नहीं हो सकता. तो ये भी गलत. We went along. रिवर के साथ साथ में चल रहे थे, उससे हम कैसे फ्रेश हो जाएंगे? Went into. हम पानी के अंदर गए. Which of the following is the same as the word blistering are using? बेटा अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. ब्लिस्टर वैसे होता है, फुंसी होती है ना हमारे चेहरों पे, उसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ब्लिस्टर को मतलब कहीं ना कहीं क्या मीनिंग आएगा. Blaze, cool, freeze, intense. Okay, good. Okay, good. Blister, फुंसी, गर्माहट. ब्लिस्टर, फुंसी, गर्माहट. जो ब्लिस्टर होता है दैट्स एक्चुअली ब्लिस्टर्स आ गए हैं, डॉक्टर्स कहते हैं. तो कूल एंड फ्रीज तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो ठंडा हो जाएगा. इंटेंस मतलब डीप, एंड ब्लेज मतलब गरम, ब्लेजिंग. तो ए इज द आंसर. द नेक्स्ट इज earnestly.
earnestly means? Okay, okay, right. Okay. It's earnest का मतलब होता है वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत सोच समझ के, बहुत सीरियसली. अनसर्टेन कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाता है. अनसर्टेन, डाउटफुल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है. एंड बहुत सोच समझ के का मतलब होता है अर्नेस्ट, और कैजुअल का मतलब होता है ऑपोजिट. तो इसीलिए द आंसर इज सी पार्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू यूनिसॉन? अब यूनि जो होता बच्चा is used for single. Unicellular, universal. Uni is the prefix for single. इसका opposite. Okay. Now let us come to the options. First, let us take argument. Argument का agreement. Agreement का मतलब होता है मिलजुल कर. Unison का मतलब होता है एक सुर में. Unison का मतलब होता है एक साथ, एक सुर, मिलजुल कर. राइट. तो एग्रीमेंट इज ऑल्सो द सेम, और हमें यहाँ ऑपोजिट निकालना, सो इट इज रॉन्ग. आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर फाइटिंग. यहां पर इट इज नॉट टेलिंग अबाउट फाइट. मिल के एक ही सुर में, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही नहीं आता. और डिस्कॉर्ड का मतलब हो जाता है बिल्कुल अलग अलग व्यूज रखना. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर इज डिस्कॉर्ड. some of you might say कि मैम why not conflict? तो कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए नहीं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो जाता है व्हेन देयर इज पार्ट. यहां पर हमारा है डिस्कॉर्ड ना मानना, यहां पर है मानना, यहां पर है ना मानना. सो इट इज बी पार्ट डिस्कॉर्ड. So this is how we do a question. Now, if you see, we have taken around 12 minutes to do this particular one. जब हमने read किया है for the very first time. For the very first time when we have done. अब आज क्या है? Today is 4th April. That means by 10 days, मतलब 10 days और होने के बाद आपका ये जो 14 minutes है ना, this should come down to 7 to 8 minutes. That is the right way. So this way we can say that एक रीडिंग पैसेज को करने के लिए आज हम लोगों ने first of all we have understood what is the meaning of reading passage in your entrance exams, in your competitive exams. And while we are going to respond to such questions, तो हमें कितना टाइम लेना चाहिए. And then we need to have intelligent reading. That means आपका रीडिंग भी जाएगा, आपकी समझ भी जाएगी, आपका टाइम भी जाएगा, और आपको समझना भी है. बिकॉज क्या होता है कि सम स्टूडेंट्स हैव द गो थ्रू करते हैं. कुछ बच्चों की आदत होती है वो बहुत धीरे से पढ़ते हैं. हमें उन दोनों चीजों को, जो धीरे कर रहा है उसे ऊपर लेकर आना, जो मतलब कि बहुत फास्ट है उसको थोड़ा नीचे लाना और बैलेंस रखना. And then we need to go through the questions. As I said, the questions might be what, when, where, you have to find out. And then you have to, okay.
यानी कि अगर आज हमने 40 मिनट्स लिया है, आज हम लोगों ने आई थिंक 20 मिनट्स लिया है ओवरऑल एक को करने में, तो दैट शुड कम डाउन टू 10 मिनट्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 days. Right, tomorrow when we are starting the session, first I would be taking up one reading section with you, then I'll move out to the second concept for you. इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी रहेगी और आपका जो कंसेप्ट है वो भी चलता रहेगा. Is it right, class CUCT? Yes, no? Right.